देखिए, मैंने ये जो वक्तव्य दिया था, उद्धव जी ने सोशल मीडिया पे अपना इस्तीफा दिया जी। किसी भी उनके जो महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है उनके किसी भी नेता के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई थी। और हम सब ने उद्धव जी का वक्तव्य सुना, मेरे ख्याल है 20 जुलाई का शायद वो था, और हम सब आश्चर्यचकित हो गए कि एकदम अचानक उद्धव जी ने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया। और मेरे पास एक मीडिया के प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक आधे घंटे के अंदर ही मेरी प्रतिक्रिया पूछी थी। तब मैंने उस समय कहा था 20 जुलाई को कि उद्धव जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनको सभागृह में जाना चाहिए था, सदन में जाना चाहिए था और वहां पे एक अविश्वास या जो भी विश्वासदर्शक प्रस्ताव है उसका सामना करना चाहिए था, चाहे जो भी कुछ नतीजा हो। महाराष्ट्र की पूरी जनता टीवी के माध्यम से किसने किसने गद्दारी की है वो सब देखती। लेकिन उनका इस्तीफा होने के बाद फिर अगली प्रक्रिया नया मुख्यमंत्री चुनना स्वाभाविक थी। तो मैंने उसी समय तुरंत एक प्रतिक्रिया दी थी जो आजकल अभी वायरल हो रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सर यही कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे जी अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा नहीं देते तो शायद उनको मुख्यमंत्री पद हम बहाल कर सकते थे, क्योंकि जो भी घटनाक्रम हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है। इस पर से स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर साहब ने गलत फैसला लिया, गवर्नर साहब ने गलत फैसला लिया। जी सर। लेकिन फैसला लेने के बाद अगर इस्तीफा दिया तो नया मुख्यमंत्री चुनना स्वाभाविक था। तो जो घटना हो चुकी है, लेकिन देखिए, इसका काउंटर पॉइंट ये है कि उद्धव जी अगर फ्लोर पे जाते जी, इसका एक काउंटर पॉइंट है कि उद्धव जी अगर फ्लोर पे जाते तो फ्लोर पे भी उनको सामना करना पड़ता और वो एक बड़ा वो फिर एक दूसरी पॉलिटिकल लड़ाई होती या फिर दूसरा विषय होता। लेकिन आपने जो बात रखी, मैं सीधा प्रियंका जी का रुख करता हूं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं सीधा आपको बताता हूं, प्रियंका चतुर्वेदी, जो आज फैसला आया है उसमें फटकार भी मिली है लेकिन शिंदे को सरकार भी मिली है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जहां उन्होंने गवर्नर के रोल पे सवाल खड़ा करा है, स्पीकर पर सवाल खड़ा करा है, लेकिन साथ में यह भी कह दिया है कि सरकार तो अब शिंदे ही चलाएंगे अक्टूबर 2024 तक। क्या आपको लगता है इट इज अ सेटबैक? नहीं, सबसे पहले आपने कौन से जजमेंट के कौन से हिस्से में लिखा है कि वो सरकार चलाएंगे 2024 तक? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा उस जजमेंट में। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, आपने कहा कि फटकार लगाई है। सिर्फ फटकार नहीं लगाई है, उनका मुखौटा देश के सामने से चीर फाड़ कर हटाया है। और क्या क्या कहा है? आप तो ये बात करें अरे उन्होंने फ्लो टेस्ट नहीं किया, पर फ्लो टेस्ट से पहले जो भी कार्रवाई हुई उनने उसको इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। और मैं आपको क्रोनोलॉजी बता दूं, पहले डेप्यूटी स्पीकर का रोल था कि 16 जो एमएलएस का डिस्क्वालिफिकेशन हमने दिया था वो उन्होंने कारण मांगे थे जी। और फ्लो टेस्ट स्टॉप करने के लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उस समय वेकेशन बेंच ने ये निर्णय लिया था कि फ्लो टेस्ट रहेगा, हम रेट्रोस्पेक्ट में डिसाइड करेंगे सही था या गलत था। तो उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने सोचा कि मैं इस असंवैधानिक तौर तरीकों के साथ नहीं जाना चाहता हूं, मैं नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन दे देता हूं। ये सरकार बचाने के लिए, सरकार बहाल करने की लड़ाई नहीं है भाई साहब। आप 10th शेड्यूल को मिटाने का काम कर रहे थे, आज 10th शेड्यूल बहाल किया है और आपने बहुत सारे फैक्ट्स रखे, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3। मैं आपके थोड़े फैक्ट्स जोड़ दूं। जो इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ विप है, जिसके आधार पे स्पीकर का चुनाव हुआ है और इस असंवैधानिक मुख्यमंत्री को स्टैंप मिला है ट्रस्ट वोट के माध्यम से, वो एक इलीगल विप के आधार पे इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हुआ है। दूसरी चीज, उन्होंने गवर्नर सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है कि गवर्नर डिसीजन वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बाकायदा वो जजमेंट का हिस्सा है। यस। तीसरी चीज, उन्होंने 10th शेड्यूल के बारे में कहा है कि लेजिस्लेटिव पार्टी ये निर्णय नहीं ले सकती है विप कौन होगा या पार्टी लीडर कौन होगा। वो जिम्मेदारी पार्टी पक्ष के अध्यक्ष की होती है, जो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी की है। चौथी चीज उन्होंने ये कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्णय तो लिया है, पर निर्णय वो इस आधार पे नहीं ले सकते हैं कि आपकी लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ क्या है। उनको निर्णय इस आधार पे लेना है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, अगर आप हमारे एफिडेविट्स ही देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हमारी तरफ है। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है वो ये कहा है
ये निर्णय स्पीकर का अधिकार क्षेत्र में आता है और टाइम बाउंड मैनर में स्पीकर को ये निर्णय लेना पड़ेगा डिस्क्वालिफिकेशन का। तो मैं आपको बता दूं, स्पीकर के चुनाव से लेकर चीफ मिनिस्टर के ट्रस्ट बोर्ड तक और उसके बाद जो भी सदन में घटा है, बजट हो या जो भी हो, वो इलीगल व्हिप के अनुसार हुआ है, इलीगैलिटी के माध्यम से हुआ है और हम उसको आगे भी चैलेंज करेंगे और स्पीकर से कहेंगे कि इसका निर्णय लीजिए। तो आप पार्शियल फैक्ट चेक मत करिए, आप पूरा जजमेंट पढ़िए और जजमेंट के आधार पे जजमेंट करके 7 फैक्ट्स है, स्पीकर का फैक्ट भी हम ही ने रखा और साथ ही साथ जो गवर्नर के लिए पॉइंट रखे वो भी रखे। इट इज द पार्ट ऑफ द ऑर्डर और ऑर्डर को जैसा ऑर्डर है उसी को हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम कोई इफ एंड बट कर ही नहीं सकते। यू आर राइट इन सेइंग कि स्पीकर के ऊपर सवाल खड़ा करा है, उनकी विधिता पर सवाल खड़ा करा है, यू राइट इन सेइंग। लेकिन लेट मी गेट जी आप क्यों इतना तिल मिला रहे हैं? मैं तिल मिला गौरव भाटिया जी हैं ना, वो बात करेंगे ना। गौरव भाटिया के पास ही जा कि आपने कौन से जजमेंट के कौन से हिस्से में लिखा है कि ये सरकार अक्टूबर 2024 अगर सरकार को मेंटेन करके चल रहा है तो अगला चुनाव तो अक्टूबर 2024 में ही होगा ना। दैट्स द पॉइंट। उसके बीच में सरकार गिर जाए तो वो एक अलग मैटर है। उसके बीच में अगर सरकार गिर जाए, विधायक छोड़ के चले जाए, वो अलग मैटर है। जब एमवीए की भी सरकार बनी थी तो वो अक्टूबर 2024 तक के लिए ही थी मेरे अनुसार। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मई 2024 तक के लिए है। ये तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, इसके अंदर तो मेरी और आपकी नहीं चल सकती। लेकिन आप आपसे विनम्र निवेदन कर रही हूं, मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास सारे तथ्य हैं, मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। मेरा मत सुनिए पक्ष, मत सुनिए। आई एम विलिंग टू लीव। पर आपने ना चौहान साहब को इंटरप्ट किया और शायद गौरव भाटिया को भी नहीं करेंगे। सुनने की क्षमता रख लीजिए। मैंने आपको पूरा सुना है। गौरव, आपकी आवाज कट गई है। गौरव भाटिया का मैं रुख कर लेता हूं। गौरव भाटिया, प्रियंका जी को लग रहा है कि संविधान की के 10th शेड्यूल का हनन हुआ है और उसकी वजह से ये एम्बैरेसमेंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का दल आया उसकी तरफ, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की। अमित जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको अपना पक्ष ही रख देता हूं। आज के सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ के इस फैसले ने क्या कहा, ये तो आप भी मानेंगे अमित जी कि सर्वोच्च न्यायालय अगर कुछ देखेगी कि असंवैधानिक है तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगी और ऐसा फैसला सुनाएगी कि एक गैर संवैधानिक सरकार गिर जाए, हट जाए। तो सबसे पहले तो ऐसा हुआ नहीं, इसका मतलब जो सरकार है वो संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट एक बात कही है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी पार्टी बन के जो आई वो भारतीय जनता पार्टी थी और गवर्नर ने जब एकनाथ शिंदे को न्योता दिया सरकार बनाने के लिए, तो मैं वो लाइन ही पढ़ देता हूं जजमेंट में। द डिसीजन ऑफ द गवर्नर डेटेड 30 जून 2022 इनवाइटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गवर्नमेंट वाज जस्टिफाइड। वो एक सही निर्णय था, ये बात कह दी। तो ये तो एक हमारा पक्ष हो गया कि संवैधानिक सरकार और एकनाथ शिंदे जी को जो बुलाया वो भी सही। लेकिन स्पीकर के ऊपर सवाल खड़ा करे हैं, गवर्नर के रोल के ऊपर सवाल खड़ा करे हैं। पृथ्वीराज चौहान भी डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी भी डिसएग्रीमेंट कर रही है। एंड गौरव भाटिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर का रोल था और जो गवर्नर का रोल था उस पर सवाल खड़ा करा है। देयर इज अ पॉइंट। मैं इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे नहीं आ रहा अभी, मैं आपकी बात 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं उत्तर देता हूं जी। हाँ, धन्यवाद। मैं आपको उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले कुछ टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये भी करी गई हैं कि हम स्टेटस को एंटे जो है वो नहीं रिस्टोर करेंगे, मतलब उद्धव ठाकरे वापस सरकार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये क्यों किया है आप जानिए। पहले जब कोई याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय जाता है अमीर जी, तो वो कहता है कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। इनका रिलीफ क्या था कि इनका मानना था इनकी पार्टी को छोड़ के जो विधायक बाहर गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, स्टेटस को एंटे जो है वो किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों मतों में बल्कि ये कहा कि हम नहीं करेंगे और स्पीकर ये तय करेगा कि कौन डिस्क्वालीफाइड है कौन नहीं। पहली बात, इसका मतलब स्पीकर का जो ऑफिस है
उसमें उन्होंने पूरा भरोसा जताया। दूसरी बात, कौन ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, कौन सा दल ओरिजिनल है, ये भी तय करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जहां तक आपकी बात सही, एक सेकंड, लेकिन गौरव भाटिया, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सहूलियत से पढ़ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी का एक शार्प इंटरवेंशन है। देन मैं कोई सहूलियत से नहीं, जो मैं कोट कर दूंगा। अरे आप एक बात और कह दूं, फिर आप चले जाइए। उधर प्रियंका जी नाराज हो रही है, इधर आप नाराज हो रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज जी मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका नहीं, अरे हम क्यों नाराज होंगे, जिनको झटका लगा वो नाराज होंगे। प्रियंका, लेकिन इसके पॉलिटिकल पार्ट पर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, सीएम और डिप्टी सीएम, आज मैदान में उतरे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, क्योंकि बीजेपी के साथ समझौता तोड़ के वो गए थे। और एकनाथ शिंदे ने बोला हम तो वापस वहीं आए हैं जो संगठन था हमारा। तो चलिए मैं नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों को याद दिला दूं। नैतिकता वो होती है जो प्री पोल अलायंसेस का डिसीजन होता है, उसके आधार पर जो पोस्ट इलेक्शन डिसीजन होते हैं उसका पालन करें। सबसे पहले तो पीठ पे खंजर घोंपने का काम यही हुआ कि आप जैसे आरजेडी के साथ आप सरकार बनाते हैं, जहां पे नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, शिरोमणि अकाली दल के दल रहते हैं, तो हम आपसे सवाल यही पूछ रहे हैं ना। हमने डिसीजन यही हुआ था प्री पोल अलायंस का। तो और दूसरी नैतिकता की बात बता देती हूँ, ये कौन सी नैतिकता थी कि रात को गवर्नर रूल हटाते हैं और सवेरे सवेरे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी स्वेरिंग इन हो जाती है। बड़ा नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कौन सी नैतिकता हो जाती है कि आप दिन रात पीडीपी को गाली देते हैं, फिर पीडीपी के साथ अलायंस करते हैं, फिर सरकार गिराते भी हैं। ये कौन सा नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे जो कहते थे कि हम हरियाणा में अलायंस नहीं करेंगे पर हरियाणा में अलायंस करते हैं। तो नैतिकता को लेकर ये हमें ज्ञान दें। और ये जिन्होंने अनैतिक काम किया हो, रात के चुपके वो खुद ही कहते हैं, उनकी वाइफ बोलती है कि रात में वो हुडी पहनकर जाते थे और ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बात बताऊं, बिल्कुल गवर्नर ने सही कहा कि अब कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्रोटेस्ट नहीं हुआ है, तो आप आइए। पर ये कौन सा नैतिकता हुई और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हुई कि जो इलीगल विप है वो विप जारी करता है और 40 जो आमदार हैं वो वोट करते हैं राहुल नार्वेकर के लिए, और वो जो इलीगल लेजिस्लेटिव पार्टी के मुखिया बने पड़े हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इलीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी तो तब हुई ना जब प्रोटेस्ट नहीं हुआ और फिर गवर्नर ने निर्णय लिया कि सरकार बनाएंगे। पर जो सरकारों के डिसीजन हुए उसके बाद सब इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द विप इज इलीगल। ओके, द विप इज इलीगल। ओके, गौरव भाटिया, शार्प इंटरवेंशन, देन पृथ्वीराज चौहान जी। गौरव भाटिया, शार्प इंटरवेंशन, 40 सेकंड्स। पृथ्वीराज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो नैतिकता की बात ये लोग कर रहे हैं जो आज देवेंद्र जी ने भी कहा, प्री पोल अलायंस हुआ और पीठ पे खंजर क्या है, इन्होंने तो जनता की छाती में खंजर मारा है। जिन्होंने प्री पोल अलायंस बीजेपी और जो पुराने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना थी उसके लिए वोट किया था। दूसरी बात, आप जानिए विप का इशू ही अभी जिंदा है। उसी को डिसाइड करना है कि विप चीफ बनाना किसका क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन है। यही तो फैसला आप लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पीकर को। ये आज सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बिहार और पंजाब की बात करते हैं। अरे आप ये बताइए, बिहार में तो हम सबसे बड़ा दल है, उसके बाद भी हमने दिखाया कि हम अगर समझौता करेंगे, साथ में अलायंस होगा तो हम मुख्यमंत्री बना देंगे छोटे दल को भी। और दुख की बात यह है, उद्धव ठाकरे सत्ता का सुख भोगने के लिए यू टर्न करते हैं और उस वसूली अघाड़ी का हिस्सा बनते हैं जिसके खिलाफ वो खुद प्रचार करते हुए आरोप लगा रहे थे और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मान के चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका शिवसेना और यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना का और बीजेपी का जो ये लव लॉस्ट है, इसको लेकर दोनों को अपनी अपनी तरफ से ग्रजेस है। एज अ जर्नलिस्ट आई कैन सी दैट। लेकिन मैं पृथ्वीराज चौहान आपके पास जाता हूं, फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के। अब इसका पॉलिटिकल इक्वेशन क्या बनेगा? जो बात आपने बोली पृथ्वीराज जी, वही बात शरद राव पवार ने भी एक समय पर बोली थी। माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस कि इसका पॉलिटिकल पॉइंट क्या है? देखिए, जो प्रियंका जी ने बात कही थी उसको बड़ा गौर कीजिए कि इस सुप्रीम, और हम कानून की बात करें, नैतिकता की बात तो होती रहेगी,
लेकिन कानून की बात अगर करें तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर साहब का ऑफिस और गवर्नर साहब का ऑफिस, क्या कहा है? स्पीकर का फैसला इज कॉन्ट्री टू द लॉ, मतलब कानून के खिलाफ स्पीकर साहब का फैसला है। फिर कहते हैं कि गवर्नर वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग फॉर ए ट्रस्ट वोट फॉर मिस्टर ठाकरे। तीसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है कि कौन